नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार शर्मा, आपका दोस्त, आपकी अपनी चैनल 365 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट हैं मेहुल जी। मेहुल जी वैसे तो इनने एमबीए किया है। इसके बाद इनका पूरा पूरा ध्यान इनने अपना एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ लगाया और इन्होंने उस क्षेत्र में 2-3 साल काम करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जो कि बनाना स्टेम सेल से ये फाइबर बनाते हैं। वो पूरा जानकारी तो मेहुल जी देंगे आपको, लेकिन आज हम ये जान पाएंगे कि आप कैसे इस इनोवेटिव बिजनेस आइडिया का यूज़ करके आप अपना कैसे एक पूरा का पूरा पूरी इंडस्ट्री आप तैयार कर सकते हैं। आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, आप कितना कमा सकते हैं, सारी जानकारी आज हमें मेहुल जी के माध्यम से पता चलेंगी। तो मेहुल जी नमस्कार। नमस्ते। जी हम हमारे साथ है पूर्वी शाह जी। तो पूर्वी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। तो बताइए सर, आप क्या आप थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आप क्या किया आपने एजुकेशन और कैसा रहा आपका चाइल्डहुड। अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा पास से। राइट सर। सर बेसिकली आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बुरहानपुर, और बुरहानपुर में मेरी लगभग पूरी जो पढ़ाई हुई है 10th तक की मेरी पूरी पढ़ाई बुरहानपुर में ही हुई है। और बुरहानपुर में जो है इतने साल बिताने के बाद काफ़ी बार ऐसा लगता था कि हमेशा कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में मेरी रुचि रही है। और एग्रीकल्चर के अंदर अब हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारा ज्वेलरी स्टोर का है, तो एज सच कभी मौका नहीं मिला कि एग्रीकल्चर के अंदर फुल फ्लैज कभी काम किया जाए। पर जब फर्दर एजुकेशन के लिए जब मैं नासिक गया, नासिक से पुणे गया और पुणे में मैंने एमबीए किया, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। उसी के साथ साथ सर अपन आते हैं आप आपके थोड़ा बचपन के बारे में। आप कैसा रहा आपका चाइल्डहुड, आप घर में कौन है सर, आप क्या गेम खेलते थे सर, कैसा रहा आपका चाइल्डहुड? मेरे एक्चुअली चाइल्डहुड का ऐसा है कि बचपन में मुझे सांप सीढ़ी, लूडो वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी खेलना। इंडोर और इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स और आउटडोर के अंदर आई यूज टू प्ले फुटबॉल ओनली। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिस स्कूल में था वो स्कूल का नाम है मैक्रोविजन एकेडमी। वहाँ पे आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज़ पे बहुत अच्छे से बहुत प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे टाइम एंगेज होता था। फैमिली के अंदर जैसे आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, सो हमारा जो पूरा यानी माहौल जो होता था घर का वो पूरा ऐसा हमेशा ही यानी 365 डे फेस्टिवल वाला ही रहता था। कुछ ना कुछ कभी ना कभी गैदरिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा जॉयफुल होती थी। कोई छोटा फंक्शन भी हो पर ऐसा महसूस नहीं होता था कि 3-4 लोगों में हो जाए। हमारा फंक्शन जब होता था तब 50-60 लोग तो सिर्फ फैमिली के हो जाते थे। सही है सर, सही। तो काफी हंसी खुशी वाला आपका बचपन आ रहा मतलब। बहुत इंथुजियास्टिक। चलिए सर, तो बताइए एजुकेशन वगैरह आप कहाँ से किया आपने, और थोड़ा बताइए। मेरा एजुकेशन जो हुआ है 10th तक तो मैं बुरहानपुर से किया था सीबीएसई बोर्ड में। उसके बाद 11th 12th और बीकॉम मैंने किया नासिक से, बीवाई के कॉलेज से। और उसके बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया, इंटर कॉलेज से। और इसी एमबीए के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में मुझे रुझान था मेरा, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसी से कहीं ना कहीं पे मैं एग्रीकल्चर से कनेक्ट हो रहा था। तो क्या करते हैं सर, क्या आपका पूरा बिजनेस आइडिया क्या है और आपको ये आइडिया कैसे आया, आपने मतलब क्या करते हैं आप बेसिकली हमारा जो बिजनेस रिवॉल्व होता है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ बनाना पे रिवॉल्व होता है। जैसे एक बार केली जो है ये एक ऐसा फ्रूट है जो प्लेंटी अवेलेबल है, जहाँ पे भी अगर इंडिया के अंदर कोई, इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई मेजर क्रॉप होगा तो दैट इज बनाना। तो बनाना स्टेम का कोई एज सच यूज नहीं होता पोस्ट हार्वेस्टिंग, सो वी एक्चुअली यूज दोज बनाना स्टेम्स, और उसी स्टेम से हम लोग रेशे निकालते हैं। वो जो रेशे रहता है उसको बोलते हैं बनाना फाइबर, दैट इज कॉल्ड टू बी नेचुरल फाइबर। और वो जो नेचुरल फाइबर है दैट इज अ वर्सेटाइल इन नेचर। इट कैन बी वास्टली यूज फॉर टेक्सटाइल, स्पेसिफिकली फॉर सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स।
पेपर्स, सैनिटरी नैपकिन और हैंडीक्राफ्ट्स। ये सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर हम बहुत इजी के हिसाब से भी काफी अच्छा यानी अच्छी इंडस्ट्रीज है बनाना फाइबर को प्रमोट करने के लिए। तो सर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ये पूरा इस चैनल का उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा एम ये है इस चैनल का कि जो अपनी अपकमिंग जनरेशन है वो अगर आपसे कुछ सीख पाए, और अगर वो हो सकता है वो सिमिलर टाइप का बिजनेस करना चाहें जो आप कर रहे हैं, या उससे इंस्पायर होके वो कुछ और करना चाहें, तो सीधा सा एम ये है कि आप अगर उन्हें कुछ गाइडेंस दे पाएँ कि अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस चैनल का मेन एम ये है, तो अपन उसी के अराउंड आसपास बात करेंगे। तो राइट सर। सर आपको किस समय पे ऐसा लगा कि मतलब ये आइडिया सही है, और क्या आपने शुरू में जॉब वगैरह की है या शुरू से आपने यही आइडिया ही लिया और उसी पे काम करना चालू किया? मैंने एक्चुअली पहले मेरे एमबीए फर्स्ट ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप किया था 3 महीने का, और वो जो कंपनी थी दैट वाज अ आईटी कंपनी। और आईटी कंपनी में मैं जब काम कर रहा था तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि आईटी के अलावा कुछ बुरहानपुर में किया जाए जो अपने फील्ड से भी रिलेटेड हो और जिसके अंदर बहुत यानी जिसमें संभावनाएं अभी तक किसी ने तराशी नहीं हो। तो वैसे ही जैसे बनाना स्टेम के बारे में मुझे पता चला, तो उस दौरान मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे हेल्प की। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आरसीबी, फिर आपके जूट इंस्टीट्यूट जो है एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है और जिस पे टेक्निकली या आई वुड से इंडस्ट्री लेवल पे काम नहीं हुआ। तो जब मुझे ये आइडिया आया तो मैंने इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू किया, इन इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली और इनकी हेल्प के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट के अंदर वायबिलिटी निकाली। एट द सेम टाइम इससे बेनिफिशियरी जो है आज की डेट में, इससे मेन बेनिफिशियरी किसान कैसे हो सकते हैं, किसानों को कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। और इसी दौरान मार्केटिंग जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बिजनेस फॉर्म किया और इसको सबसे मेन जो मोटिव था इस बिजनेस का ये था कि इसको हम सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस बनाए। यानी ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आसानी और साथ ही साथ करने के बाद किसान भी करे और उसको इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करो और उसका मार्केट ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले। तो मैंने जो मेरा पहला काम था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रोडक्शन के साथ साथ मैंने धीरे धीरे मार्केटिंग पे रिसर्च वगैरह मेरा करना काफ़ी अच्छे से चालू कर दिया था, ताकि मुझे संभावनाएं पता चलती जाए और किस लेवल पे काम करना है वो सारी चीज़ें हम कर पाए बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई के टाइम पे ही काफ़ी कुछ आगे कर लिया था, मतलब काफ़ी कुछ आपने एनालिसिस कर लिया था, और जैसे आपने बताया कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के सबमिट की, यूनिवर्सिटियों में बात की, तो काफ़ी कुछ आप कर चुके थे। इसका मतलब आप पढ़ाई के साथ ही जी। सर आप मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सो हाउ मच मनी यू इन्वेस्टेड, एंड मतलब आपने कैसे खर्चा किया, उस जो भी मनी आपने कितना इन्वेस्ट किया और कहाँ खर्चा किया? मेरा एक्चुअली जो स्टार्टिंग से था, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया था, तो 3 महीने का एक्चुअली कुछ यानी जो भी कुछ था मैंने एक्चुअली सबसे पहले तो ये किया था कि मेरा R&D स्ट्रांग था। तो R&D स्ट्रांग होने से मैं फ्रीलांसिंग के जैसे जॉब करता था, रिसर्च वगैरह में लोगों को जिनको हेल्प चाहिए उनको डेटा जमा करके देना, इस तरीके से कुछ इनकम मैंने जोड़ी थी। उसके अलावा मेरा जो प्रोजेक्ट था उससे मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह को कन्विंस कर लिया था, फैमिली और फ्रेंड्स। तो आई वुड से दिस इज काइंड ऑफ अ स्टार्टअप जो बूटस्ट्रैप था, जिसके अंदर मुझे फैमिली से फंड मिला, इस तरीके से काम चालू किया। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उसका भी उसको भी पॉलिसीज को लेते हुए हम लोगों ने काम किया। इन्वेस्टमेंट मशीन्स में किया, चाइना से कुछ मशीन इंपोर्ट की, लैंड, बिल्डिंग और ये सारी चीजों में खर्चा हुआ ज्यादा। तो किस टाइप की मशीन ली, और मतलब लगभग किस टाइप की मशीन लग जाती है? देखिए, अगर किसी को पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है अगर किसी को ये बिजनेस करना है तो? सबसे पहली बात, इसके अंदर एज सच कोई स्पेशल एजुकेशन की तो ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है जनरल नॉलेज होना
एक बेसिक जनरल नॉलेज और एक जनरल एनालिसिस। एक जनरल एनालिसिस हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है, यानी ये मैं आपको एक इस तरीके से बात कह रहा हूँ कि अगर ये कोई भी, ये बेसिकली आई वुड से दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल। अगर मुझे पता है कि मैं बनाना फाइबर लेके मार्केट में बेच रहा हूँ, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे और कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। तो ये सारी अगर बेसिक जानकारी भी अगर कोई ले ले, जो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, गूगल पे से, यूट्यूब पे से ये सारी जानकारी मिल जाती है। अगर ये सारी जानकारी भी अगर कोई युवा जमा कर लेता है और उसके बेसिस पे अगर वो मशीन भी शुरू कर देता है, तो काफी कम इन्वेस्टमेंट में वो एक खुद का अपना एंटिटी बना के आगे बढ़ सकता है। आपने जैसा पूछा था मशीन्स के बारे में, बेसिकली इसकी जो मशीन्स आती है इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन मशीन्स। और ये जो बेसिकली एक्सट्रैक्शन मशीन होती है, ये आपके जो स्टेम होता है, बनाना का स्टेम, उसकी जो शीट्स रहती है उसमें से फाइबर निकालने का काम करती है। और एक बार ये फाइबर जब निकल जाता है, तब ये जो इंडस्ट्रीज बताई वहां पे चले जाता है, और इसका जो रेसिड्यू रहता है, या हम कहेंगे इसका बाय प्रोडक्ट्स, वो बाय प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, ऐसी सारी चीजों में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो मशीन लगभग कितने कॉस्ट किया जाती है वो मशीन, और बिना उस मशीन के क्या वो निकाला नहीं जा सकता? बिना मशीन के अगर आप निकालेंगे तो दिन भर में आपका कैसा है, 300-400 ग्राम के ऊपर आप फाइबर नहीं निकाल पाएंगे। मैनुअल स्ट्रैपिंग कहते हैं उसको, हैंड स्ट्रैपिंग करेंगे तो आप 300-400 ग्राम से ज्यादा फाइबर नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा, अगर जो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट होता है अगर इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए, तो वो होता है कम से कम 2 या 3 मशीन फाइबर एक्सट्रैक्शन की। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड निकलता है उसको अलग करने के लिए एक स्क्वीजर, और ये सारी चीजों के लिए एक फैक्ट्री, जिसका हम कहेंगे जो मूलभूत सुविधाएं जो लगेगी इसके लिए वो ये रहेगी कि एक इंडस्ट्रियल शेड हो, या इंडस्ट्रियल हो या सादा शेड हो, कम से कम 500 से लेके 1000 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर 2 या 3 मशीन, और मशीनों के साथ साथ हमें कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसी लोकेशन चूज करनी चाहिए जहाँ पे आपको कंटिन्यू बनाना स्टेम्स मिलता रहे थ्रू आउट द ईयर। जी। तो मशीन कितने की हो जाएंगी लगभग, मशीन अगर खरीदे तो? आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक मशीन का जो सेट भी लेंगे हम, तो वो टेंटेटिवली 3 लाख से लेके 5 लाख के आसपास आती है। तो वो एक मशीन लगभग यानी कितना फाइबर निकाल लेगी अगर डे भर में, वन डे में? एक मशीन जो रहती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर मोटर होता है 1 से 1.5 HP का, और ये निकाल देती है कम से कम 8 से 10 किलो फाइबर। तो ऐसे 3 अगर मशीन भी हम लगा लेते हैं तो लगभग 24 से 30 किलो तक आप फाइबर निकाल लेते हैं, जो महीने का आपको 1 टन के आसपास चले जाता है। और स्टेम जितना अच्छा स्टेम रहेगा उतना ज्यादा फाइबर को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है सर, तो आपने स्पेस का तो बता ही दिया। इसका कस्टमर कौन होते हैं? मतलब अगर देखिए, अभी तक मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले तो ऐसी जगह हमें लगाना पड़ेगा जहाँ हमें बनाना का रॉ मटेरियल मिल सके। दूसरी बात, कुछ मशीनें बताई आपने जो कम से कम 3 से 5 लाख तक की मशीनें हैं वो फाइबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो तीनों मशीन मिलके करीबन 20-25 किलो इस फाइबर निकाल देंगी दिन भर में। और इसका कस्टमर कौन होता है और उस कस्टमर को कैसे सर्च करना पड़ता है, क्या होता है प्रोसेस? बेसिकली इसका प्रोसेस ये रहता है कि इससे डिटेल में तो पूर्वी ही बता पाएगी, क्योंकि पूर्वी इज टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो। पर मैं एक जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये रहता है कि बनाना फाइबर जो है एक नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर जो है वो कपड़ों में यूज किया जाता है लाइक अ कॉटन। तो इसका जो मार्केट है, इसका मार्केट जो है, ये इसका मार्केट बिल्कुल अभी हम इस स्टेज पे है, तो लोगों को अवेयरनेस हो रही है इस टाइप के मार्केट की, इस टाइप के फाइबर की, जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो इसका टेक्सटाइल सबसे बड़ा मार्केट है, जिसे हम ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, सस्टेनेबल फाइबर के मार्केट के हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा कि जैसे हम काफी टाइम से एक जो समस्या बहुत बड़ी थी वो ये थी कोविड, जो हमने जिससे हम सब ने सामना किया। उस टाइम पे पूर्वी ने हमें यानी आइडिया दिया कि अलोंग विद द फाइबर्स हम क्यों ना इस फाइबर के फाइनल प्रोडक्ट्स भी बना लें। और उसे बनाने के लिए हमारे पास काफी महिलाएं हैं बुरहानपुर क्षेत्र में, जैनाबाद गांव में। तो जैनाबाद से हम लोगों ने बहुत सारी महिलाओं को एंगेज किया, और जैसे पूर्वी ने हमें बताया था वैसे हम लोगों ने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बनाए।
और आज की डेट में फाइबर तो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस जा रहा है, पर जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि फाइबर एक्चुअली काम में क्या आता है। तो उसको बहुत यानी सिंपल भाषा में समझने के लिए और अपने ही स्तर से लोगों को काम देने के लिए पूर्वी ने एक मुहिम चालू की थी, फाइबर टू हैंडीक्राफ्ट्स। तो हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आप जब तक पूर्वी से बात करेंगे तब तक मैं प्रोडक्ट आपको दिखा दूंगा। तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर ब्रूम्स, यानी जो भगवान के लिए झाड़ू होती है, झाड़ू बनवाई हमने, फिर बत्तियां बनवाई, और इसी को ध्यान में रखते हुए पूजा की थाली बनवा ली, फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम बनाना फाइबर एंड बनाना सूडो स्टेम। तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट हुआ कि आप इसको आपके खुद के लेवल पे बना भी सकते हैं और आपके पास में जो भी सिटी हो वहां पे आप बेच भी सकते हैं। तो इसका मोटिव, इसके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा पूर्वी बता पाएगी। पूर्वी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि प्लीज थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर दीजिए। मीनवाइल मैं जो प्रोडक्ट है वो मैं एक मिनट बुलवा लेता हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच मेहुल जी। जी योगेश जी, ये जो हमारा मेन फाइबर है वो सबसे पहले तो जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, जैसे मेहुल ने बताया, जैसे कारपेट्स हो गया, रग इंडस्ट्रीज हो गई, जो बड़ा बड़ा मैट्स और रग्स बनाती है, उन लोगों के पास जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा ये फाइबर से हम टिश्यू पेपर के कंपनीज को भी अप्रोच कर रहे हैं। टिश्यू पेपर क्योंकि बारीक फाइबर है ये, और बनाना के अंदर सेल्यूलोज की जो होती है वो मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे वो एब्जॉर्बेंट बहुत अच्छे से करता है। जिस तरह अभी मेहुल ने टिश्यू पेपर का सैंपल बनाया, तो वो टिश्यू पेपर की एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उस पर हम लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स जो कि डिकम्पोज तुरंत जल्दी हो जाता है, कंपैरेटिव जो नॉर्मल होते हैं जिसको डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और स्किन के लिए भी हानिकारक होता है। साथ ही साथ बनाना फाइबर पूरा 100% नेचुरल होने के कारण हम लोगों को वो स्किन फ्रेंडली भी है, और साथ ही साथ हम उसके बनाना हम वैसे ही शुरू से हर तरह की पूजा और उसमें यूज करते आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने बनाना फाइबर से बनाना का एक ब्रूम भी बनाया। मेहुल आप दिखाएं, देखिए ये एक बनाना ब्रूम है जो हम भगवान को, कई बार हम झाड़ू जो यूज करते हैं वो हम भगवान को नहीं यूज करते हैं, और आजकल बड़ी बड़ी सिटीज में और गणपति, दिवाली, दशहरे फेस्टिवल्स में पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक थिंग्स। तो हमने बनाना के ये झाड़ू जो स्पेशली भगवान के साइड ही यूज कर सकते हैं वहां पर साफ करने के लिए, और बनाना जो फाइबर जो है वो जल्दी जलता नहीं है, तो उसके साथ हमने कॉटन मिक्स करके उसकी ये बत्तियां बनाई। थोड़ा सा जूम करेंगे मेहुल जी। जी देखिए ये बत्तियां हैं जो काफी लंबे समय तक दिया चालू रखती है। जैसे अभी दिवाली में लोग दिए जलाएंगे, और अभी गणपति में रहता है, सब बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब जगह काफी बड़े पैने पे ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। तो ये बत्तियां क्यों कॉटन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होती है। इसकी लाइफ ड्यूरेशन, जब आप कॉटन की बत्ती और इसको साथ में रखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसकी ड्यूरेशन काफी आधा घंटा कम से कम और ज्यादा लंबी चल जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है पूरी जी। ये तो ऐसा लगता है तो रिवोल्यूशन लाएंगे इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि देखिए ये इसके तो साथ अमेजिंग है। तो बताइए एक हमने लंबी दिए भी बनाए हैं इससे, जो दिवाली में हम ये देखिए ये लंबी बत्ती, इसको घी में डुबो या तेल में डुबोकर आप दिया पेटाएंगे ना काफी लंबे समय तक, और ये जल्दी बुझेगा नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फाइबर का यूज किया गया है कॉटन के साथ मिक्स करके। ये आपने टेस्ट कर लिए ये प्रोडक्ट? आपने टेस्ट करे मतलब उनका? जी अभी ये टेस्ट हो चुके हैं और ये मार्केट में अभी अवेलेबल्स भी है। हम लोग इस फाइबर से ज्यादा हम साथ इससे ये देखिए ये पूरा गिफ्ट सेट हम बना रहे हैं। ये पूरा बनाना की थाली है, बनाना फाइबर से ही गूंथ कर बेड कहते हैं इसे पूरा थाली का शेप दिया गया है कि आप अभी भगवान के वहां यूज करेंगे तो सारी ऑर्गेनिक चीजें ही होगी। बहुत ही अच्छा है। तो कमाल के प्रोडक्ट हैं पूर्वी जी। ये तो इनोवेटिव भी हैं और ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं है। मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है और शायद ये बहुत ही जल्दी ये पिक करेंगे, मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ेगी। और ये ऐसे कुछ इसके हम लोग जैसे कुछ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वगैरह आते हैं या फिर अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो ये सारी चीजें हम ऐसे फॉर ऑन कस्टम
ऑर्डर, ये सारी भी चीजें हम बनवा लेता। ये एक्चुअली ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है जो हमने सोचा था और जिस तरीके से अभी चल रहा है, तो आप एक ऐसा समझ लीजिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जो ना ही सिर्फ बनाना फाइबर इंडस्ट्री में यूज होगा, बल्कि ये एक इस टाइप का फाइबर बनेगा कि जिस किसान के खेत से सिर्फ स्टेम आ रहा है, वो किसान को सबसे पहले कुछ मजदूरी मिल जाएगी उस स्टेम को हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाने का। उसके बाद उसकी अगर उसकी इच्छा हो, वो हमारे फैक्ट्री में काम करना चाहता हो, तो उसे काम भी मिल जाएगा। उसकी जो घर में फीमेल मेंबर होगी, स्पेसिफिकली उसकी मम्मी या उसकी वाइफ या उसकी बेटी, वो चाहे तो बनाना फाइबर के आर्टिकल बना भी सकती है, और उसको हम ये सारी चीजें आउटसोर्स कर देते हैं, ताकि आप ये एक ऐसा समझिए कि अगर एक आदर्श, अब जैसे बीच में माननीय मोदी जी ने कुछ निकाला, ने बताया था आदर्श ग्राम, इस तरीके का अगर हम कोई देखें, तो अगर ये इंडस्ट्री अगर कोई विलेज लेवल पे सेट हो जाए, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है नहीं तो भी 5 से 10% पॉपुलेशन बनाना फाइबर के इंडस्ट्री पे डिपेंड रह के काम भी कर सकती है। क्योंकि ये तो जो हम लोगों ने बताया, ये सारी चीजें ऐसी है जो इनोवेटिव है, पर अगर इसी को अगर हम हमारे तौर तरीकों से समझे, तो जैसे पूर्वी ने कुछ टाइम पहले हमें योगा मैट्स के बारे में बताया था कि योगा मैट्स का भी सर बहुत बड़ा मार्केट है। तो योगा मैट के लिए लगता क्या है, हैंडलूम मशीन्स। तो अगर ये ऐसी बेसिक और मूलभूत सुविधाएं भी अगर गांव में ही डेवलप कर सकते हैं बनाना फाइबर से, ये ऐसा मेरा और हमारे यानी हमारी टीम का मानना है। एक मैं चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, जो बनाना का पेड़ होता है उसमें एक ही पूरे लाइफ में एक ही बार उसका फ्रूट का पूरा सेट आता है, उसके बाद वो दोबारा यूज नहीं होता। तो फार्मर्स के लिए भी ये एक मुश्किल हो जाता है कि पूरी उनको थर्ड से काट के वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फार्मर्स भी अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और उनकी पूरी जो जमीन है वो भी छटाई होकर नई फार्मिंग के लिए रेडी हो जाती है, तैयार हो सकती है। अभी हमारे दिल्ली में पता है बीच में फार्मर्स को बहुत सारा जलाना पड़ा था सब सामान, उसके वजह से प्रदूषण का भी लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है जब सब फार्मर्स एक साथ ही जलाने लगते हैं, क्योंकि धुआं तो इकट्ठा ही होगा आसमान में। इसलिए ये वही वेस्ट को हम रिसाइकल करके इससे हम पेपर प्लेट्स भी बना सकते हैं, कई सारी चीजें इससे निकलती है फाइबर के अलावा। कमाल है। ये तो आप लोग मतलब ये तो काफ़ी इनोवेटिव काम कर रहे हैं। और देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेहुल जी ने जो बताया वो तो कंप्लीट एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, जहाँ पे अगर 8 से 10% लोगों को अगर रोजगार मिल जाता है, तो ये इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब ये इवन द पोस्ट फार्मिंग, द फार्मिंग से तो जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े हैं, पोस्ट फार्मिंग के बाद अगर उनके लिए कंप्लीट एक इकोसिस्टम तैयार होता है, तो ये तो कमाल की बात है। और सबसे खास बात मेहुल जी ने ये बताया कि ये बिजनेस अभी फ्रेंड्स, ये बिजनेस अभी ओपन है, ये बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है। आप आइए और इसमें जो चाहे वो करिए, ये अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है। चलिए सर, तो सबसे अच्छी बात जी, अगर ये बिजनेस की अगर सबसे अच्छी बात ये है सर कि अगर आप थोड़े से अगर क्रिएटिव है, आपका कनेक्टिविटी शहरों में और ओवरसीज वगैरह में अच्छा है, तो आपको कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने बताए, ये सारे मिलते भी है ऑनलाइन, और आजकल व्यापार करना इतना आसान हो चुका है कि अगर मैं और आप अगर कोई प्रोडक्ट बना लें, सुबह अगर प्रोडक्ट बन जाए, दोपहर में उसकी पैकेजिंग हो जाए, शाम में उसको ऑनलाइन हो जाए और दूसरे दिन तो प्रोडक्ट बिक भी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपका अगर थोड़ा क्रिएटिविटी लेवल अच्छा हो, आप अगर ये सारी चीज़ों को इंडस्ट्री से, मार्केट से कनेक्ट कर दे, तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर इसका, जैसे मैडम ने हमें सजेस्ट किया था योगा मैट्स का, अगर योगा मैट हो गया, चटाई वगैरह इस टाइप का अगर कुछ भी चीज़ें बन जाती है हमारे गांव के लेवल में ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ उसको ले जाना है, यहाँ से लेके इंदौर तक, मुंबई तक, पूना तक, वहाँ उसका मार्केट तैयार है। ना मुझे किसी कंपनी के भरोसे ये काम चालू करना है, ना कुछ। बहुत ही सही है सर। ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मेरे को समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट है शुरू में, जो मशीनें लगानी है। दूसरा मुझे इसमें लिमिटेशन लग रहा है, लिमिटेशन बोलूँगा, या ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे अपने को रॉ मटेरियल मिलता रहे, बनाना की सप्लाई होनी चाहिए।
अच्छा सर, क्या चैलेंज आते हैं इसमें? आपने क्या चैलेंज फेस करे शुरुआत में? और या अगर कोई नए अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो वो क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं इन द बिगिनिंग? जैसे सबसे पहला चैलेंज तो वही था जो आपको इसका लिमिटेशन लगा, जगह। बेसिकली आज की डेट में जितनी भी मशीन्स है वो सारी की सारी स्टेशनरी या फिर फैक्ट्री लेवल मशीन्स है। और जो वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिसको हम लेके डायरेक्ट खेत में ही चले जाए। तो वी आर इन R&D प्रोसेस कि कोई ऐसी मशीन डेवलप कर दे जिससे किसानों का इतना आसान हो जाए किसानों के लिए कि उद्योग लगाने के बाद ना उनको पूरी फैक्ट्री की जरूरत पड़े। उनको मशीन ली उन्होंने, इस खेत में चले गए, इस खेत में नहीं मिला, अगले वाले खेत में चले गए, अगले वाले खेत में नहीं मिला, उसके अगले खेत में चले गए। सबसे पहला जो चैलेंज मुझे हमेशा से आता था वो वही था रॉ मटेरियल। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मेरे बुरहानपुर क्षेत्र में लगभग 20-22 हजार हेक्टेयर में सिर्फ बनाना होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि रोज की यहाँ से 300 ट्रक भर के सिर्फ बनाना जाता है रोज। इवन इन लॉकडाउन ये 150 के आसपास गया होगा, पर 150 के नीचे कभी गया नहीं है। दूसरा इसके अंदर जो लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन ऐसा था मार्केट। तो इसी मार्केट को जो चैलेंज हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कोशिश की, पूर्वी के आइडियाज से हम लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न आउट किया और हमने हमारे खुद का ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दिया, ताकि ये जो मार्केट का जो चैलेंज था वो ये होता है कि कभी कभी आपको जैसे किसी कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये चीज की शायद जरूरत आज नहीं है। जैसे पिछले 2 साल पहले ऐसा ही होता था। पिछले 2 साल पहले जब हम लोगों ने ये मार्केटिंग इसका चालू किया था तो मैंने, पूर्वी ने कई बार ऑब्जर्व किया कि बनाना फाइबर हम कभी भी किसी कंपनी को बोलते थे तो दे वर लाइक यार ये है क्या। तो उनको समझाना कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ सेट ऑफ चैलेंजेस है, पर इसी को अगर हम हमारी पूरी क्षमताओं के साथ अगर आगे बढ़े, जैसे अगर मार्केट का इश्यू है तो खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, तो रोजगार को हमने हमारे लेवल पे सॉल्व करना चालू किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़े समझदारी से, थोड़े खुलेपन से इस बिजनेस को करें, लोगों को अपने साथ जोड़े, और साथ ही साथ अगर हमें इस दौरान जैसे सैनिटरी नैपकिन्स जो मैडम ने आपको बताया, सैनिटरी नैपकिन एक ऐसा आज की डेट में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, यानी आज के डेट में सूक्ष्म लेवल पे आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तो बनाना फाइबर एक उद्योग नहीं है, बनाना फाइबर में से कई अनेक उद्योग आप निकाल सकते हो। सही। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता पर है, आपकी सोच और समझ पर है। आप इससे पूरी खुद की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी आप चालू कर सकते हैं। इसमें एक और लिमिटेशन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। जो कंपनीज ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है वो अपने किसी नए चीज को जोड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाती है। जैसे हम कई कंपनीज को अप्रोच करते हैं जो यान बनाती है या जो फैब्रिक्स बनाती है, वो अपनी जो प्रोसेस है उससे इतने आदी हो चुके हैं कि कुछ नया लाके उसको कॉटन के साथ मिक्स करके या उसी का फैब्रिक बनाने के लिए इतना उत्साहित नहीं हो पाती है। वो लोग खुश है कि हमारा तो चल रहा है, थोड़ा प्लास्टिक थोड़ा सिंथेटिक मिक्स हो जा रहा है। तो वो भी एक हो जाता है कि कई बार लोग रेडी नहीं होते हैं कि सैंपल मिलने के बाद उसको थोड़ा कर सके, उसको किसी में मिक्स करके उसका यान बन सके। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है, यानी इसका अभी मार्केट स्टार्ट ही हो रहा है। तो कुछ समय शायद और लगेगा जब इसका मार्केट पूरी तरह से डेवलप होगा, तो उस समय इसकी अच्छी खासी डिमांड होगी। बट ऑलरेडी आप लोग मार्केट में हैं तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी फेस में है ये इंडस्ट्री, और ये कंप्लीट रिवोल्यूशन इसमें इट्स हैविंग अ कैपेबिलिटी टू रिवोल्यूशनाइज द एंटायर प्लेस, एंटायर सोसाइटी। अच्छा सर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम को पार्ट टाइम तो नहीं किया जा सकता, इसे तो फुल टाइम ही करना पड़ेगा जैसा। इसके अंदर मैं जो हमेशा
एडवाइस करता हूँ जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स ये बनाना फाइबर में जाना चाहता है, सबसे पहला तो ऐसा कि आप जैसे बेसिकली बिजनेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ टाइम तक आप बनाना फाइबर की ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। क्योंकि क्या है, जैसे आज की डेट में बनाना फाइबर का बिजनेस अगर किसी को कह दिया 3-4 लाख रुपए, तो वो कभी भी सोचेगा नहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पर उस टाइम पे उसको यानी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा जब उसको समझ में आएगा कि मार्केट वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसा वो चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है मेरे हिसाब से जिसकी सेल्फ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको खुद से। तो आप बिजनेस को शुरुआत करने से पहले कुछ टाइम तक आप ट्रेडिंग करें, बनाना फाइबर लेके मार्केट में बेचें, लोगों से समझे किस टाइप का बनाना फाइबर वो लोग चाहते हैं, और एक स्टिपुलेटेड डिमांड आने के बाद आप फिर प्लान कीजिए कि अब ये मुझे लगता है ये पॉइंट है, अब मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ मेरे बिजनेस की। बहुत सही एडवाइस दी मेहुल जी आपने। मेरे ख्याल से आपने भी शुरू में 2 साल के आसपास जो रिसर्च में टाइम लगाया है, और इवन आपकी पढ़ाई के दौरान भी आपने काफ़ी रिसर्च में टाइम दिया, तो ये वही चीज़ है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं। बहुत सही चीज़ है। देखिए गाइस, अगर आपको अपना बिजनेस करना है बिल्कुल आइए करिए, लेकिन मेहुल जी जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। आप पहले उसका मार्केट बनाने की कोशिश कीजिए। मार्केट ऑलरेडी है, बस आप उस बिजनेस में एंटर करिए, वो प्रोडक्ट लीजिए। वो प्रोडक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, मेहुल जी से भी ले सकते हैं। वो प्रोडक्ट लीजिए और उनको बाद में जानेंगे मेहुल जी का क्या बिजनेस मॉडल है, बट आप वो प्रोडक्ट लीजिए और उनको सेल कीजिए, उस बिजनेस में एंटर करिए। तो देखिए, एक बार आपका मार्केट बनता है तो फिर आप उसको आराम से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आप टर्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। सर, आपने कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया है अभी तक? मेरा जो है, अगर फार्म लेवल की बात करें तो मेरे साथ में 2 प्रोक्योरमेंट टीम चलती है, और 2 प्रोक्योरमेंट टीम में लगभग 8 से 10 लोग रहते हैं जो सिर्फ प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं, यानी फील्ड टू फील्ड जाना और वहाँ से बनाना स्टेम लेके आना। उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर की बात करें तो अभी फिलहाल जो रेनी सीजन है उसके अंदर तो हमारा ऑलमोस्ट 5 डेज ही वर्किंग होता है, मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है यूजुअली। और इन दिनों के अंदर लगभग 7 से 8 लेडीजेस काम करती है और 3 से 4 मेल वर्कर काम करता है। और इसके अलावा जो हमारा खुद का ये ब्रूम्स वगैरह का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर लगभग 40 से 50 महिलाएं जुड़ी हुई। मतलब ऑल टुगेदर लगभग आपने 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है इस समय पे। ऐसा लग रहा है आपके बातों से मेरे को। जी, जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें हम लोगों ने 50-60 लोगों को जोड़ के रखा है, और जो रेगुलर टास्क फोर्स है जो बनाना फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं उन्हें भी जोड़ के रखा है। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, वी हैव मेड अ सच अ बिजनेस मॉडल कि जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन पे काम करता है, यानी बुरहानपुर के अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ जगह है जहाँ से हम लोग फाइबर रेडीली परचेस करते हैं। तो वहाँ पे भी सेम तरीके से ही काम होता है कि वहाँ पे वो लोग स्टेम प्रोक्योर करता है, फाइबर एक्सट्रैक्शन करता है, और इसी तरीके से हम लोग काम जारी रखते हैं। चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छा है। अभी आपका लगभग कितना स्टैंडिंग कॉस्ट आ जाता है आपका पर मंथ? क्या खर्चा हो जाता है? या इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और पूछता हूँ कि अगर कोई शुरू में स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितना खर्चा आ सकता है इस टाइप का काम करने में? मंथली ये देखिए जी, अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर बात करें, मैंने तो एक्चुअली बहुत सारी स्टैंडर्ड मशीन्स के अलावा भी मैंने बहुत SPM डेवलप्स करके रखे हैं, स्पेशल पर्पस मशीन पर। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो उस स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ऑलमोस्ट आपका जो खर्चा हो जाता है वो लगभग लेबर वगैरह का पकड़ के 1-1.25 लाख तक का आपका सिर्फ खर्चा ही होगा। और उसके अगेंस्ट में जो आपका फाइबर बनेगा वो लगभग आपको फाइबर की कॉस्ट जो आएगी वो लगभग 2 लाख के आसपास आ जाएगी। यानी अगर आप उसको बहुत अच्छे से बेच सको तो आप 2 लाख रुपए महीने तक उसको बेच के 1.25 कॉस्ट आने के बाद ही आप 70-75 हज़ार रुपये महीने का बचा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ये हम जो आज बात कर रहे हैं बनाना फाइबर के बिजनेस की, इसके अंदर सबसे बड़ा एक जो मुझे ऐसा लगता है कि जो खास करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जब बात होती है
तो किसान एक जो गलती कर देता है, मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे साझा करनी चाहिए आपसे, कि वो ये होता है कि इस टाइप के बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, इसके बाय प्रोडक्ट्स में है लिक्विड बेसिकली क्या है, जो स्टेम के अंदर साल भर किसान ने डाला एनपीके के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और आज वो एक नेचुरल लिक्विड बन गया है जो फार्मिंग में वापस से यूज हो सकता है। उसके अलावा इसका जो वेस्ट बचता है, इसकी ऑर्गेनिक खाद बन सकती है और वो वापस किसान के खेत में ही जो उसका वेस्ट है, वापस उसको एक फॉर्मलाइज वे में हम वापस उसके खेत में ही डलवा सकते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से अभी और भी रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब वो लिक्विड को ऐसा यूज कर सकते हैं या क्या है, या डायरेक्टली कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अभी फिलहाल R&D अलग अलग लेवल पे चल ही रहा है जी कि जी, इसको किस तरीके से हम फॉर्मलाइज करके ये पूरी अप्रोच को सामने रख सके। समझ आप गया, जैसे एक बार करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने आप कई चीजें सामने आने लगती है। समझ गया। जो ये कई चीज ऐसी होती है जो आप ऑन द स्पॉट जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपके सामने आने से वो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो अभी R&D में ही है ये सब चीजें। सही बात है, सही। ये कंप्लीट जैसा आपने बताया, मेहुल जी ने भी बताया कि अभी इंडस्ट्री डेवलप ही हो रही है, ये कंप्लीट जी। इंडस्ट्री, तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, आप कितना समय हो गया आपको? 2.5 ईयर हो गए लगभग, है ना? जी, तो लगभग जैसे फाइनेंशियल टर्म में आप लगभग कहाँ तक पहुँचे? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या रेवेन्यू रहा था? मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये बिजनेस से जो मेरा पिछला साल जो था, अगर हम कोविड को थोड़ा सा अगर साइड में रख दे, तो मैं ये कहूँगा मेरा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था काफी अच्छा था। काफी तो नहीं पर अच्छा ही था कोविड के वजह से। और इस साल हमें एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल जो था उससे डबल रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। तो आप फिगर में शेयर करना चाहें, मतलब फिगरेटिव टर्म में लास्ट फाइनेंशियल ईयर को? फिगरेटिव टर्म्स के एक्चुअली इसके अंदर क्या है, मेरा बहुत सारा R&D भी था। अच्छा अच्छा, जैसे हम लोगों ने R&D के अंदर जो जो प्रोजेक्ट्स किए ना, वो सब भी इसमें एक्चुअली कोलैबोरेटिव बिजनेस फॉर्म के अंदर हम लोग काम करते हैं। अच्छा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि अगर कोई स्टार्ट करता है तो 2-2.5 साल में मतलब लगभग वो ईयरली लाइक मे बी 20-30 लाख पर ईयर, क्या वो वहां तक पहुंच सकता है अर्निंग के उसमें? इसके अंदर सर एक है कि अगर एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, या अगर मैं कहूँ कि कोई अगर किसानी से रिलेटेड अगर कोई इसमें जाना चाहे, और अगर मैं इसको मेरे टर्म में ऐसे कहूँगा कि अगर वो 1 साल बाद खुद को कहाँ देखेगा, तो मैं बेशक ये कहूँगा कि उसका जो एनुअल इनकम रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 के आसपास रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मार्केटिंग लेवल चैलेंजेस रहेंगे। और जितना वो खुद को रिफाइन करता रहेगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, और खुद को जितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, उतना अच्छा उसको मार्केट पिक करेगा। चलिए दोस्तों, जितना देखिए, अच्छा फाइनल प्रोडक्ट लेके आएंगे। जी जी, चलिए दोस्तों, देखिए मेहुल जी ने जैसा बताया है कि अगर इस बिजनेस को करते हैं आप, तो 1 साल के अंदर आप 10-12 लाख रुपए साल का आराम से आप कमा सकते हैं। और लेकिन उसमें उनने चैलेंज बताए हैं। मेन चैलेंज आपको आएगा मार्केटिंग का, कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे लेके जा रहे हैं मार्केट में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप सिर्फ एक बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप पूरा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। आपके साथ 1-2 नहीं, कम से कम जैसे अभी मेहुल जी ने बताया तो 100-200 फैमिली उनसे जो हैं वो एसोसिएट हैं उनके बिजनेस से। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सर, क्या इसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती हैं जो हेल्प करती हैं? टैक्सेशन कितना आ जाता है इसमें? इसके अंदर जो GST होता है वो बेसिक GST होता है 5%, और उसके अलावा गवर्नमेंट की MSME की जितनी स्कीम्स है वो सारी की सारी स्कीम एप्लीकेबल है बनाना फाइबर के बिजनेस के लिए। जैसे आप समझ लीजिए PMEGP, ये जो पॉलिसी है या ये जो स्कीम है, ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है बनाना फाइबर के बिजनेसेस के लिए। तो ये एक स्कीम है, ये काफी अच्छे तरीके से यूज की जाती है, और इसमें सब्सिडरी स्कीम्स वो सब भी सारे अट्रैक्टिव फिगर्स है इसके अंदर।
गुड सर, गुड। सो चलिए, ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी मुझे, काफ़ी मतलब पूरा विश्वास है लोगों को जो भी इसके बारे में सोच रहे होंगे उनको भरपूर जानकारी मिलेगी। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन से, आप कुछ भी बोलना चाहें बिजनेस रिलेटेड, आप ओवर टू, आपने यंग जनरेशन जो आ रही है और आपको एज ए रोल मॉडल देख रही है, तो आप कुछ भी बोलना चाहें तो आप उन्हें बोल सकते हैं बिजनेस रिलेटेड, कोई भी सीक्रेट आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मेरा सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट जो इस पूरे इंडस्ट्री में मैंने जो पिछले 2-2.5 साल में, मेरा कोई बहुत लंबा टेन्योर तो नहीं हुआ है अभी तक, पर ये जो भी 2-2.5 साल में मैंने सीखा है वो सबसे पहले यही सीखा है कि जो चीज़ आप 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है उसको सबसे पहले आप पेपर पे नोट करें। पेपर पे नोट करने के बाद उस चीज़ों को आप प्रैक्टिकली छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दीजिए। जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आप फाइबर का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पहले फाइबर की ट्रेडिंग से शुरुआत करें, क्योंकि जिस दिन आपको फाइबर आप खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाना आपने शुरू कर दिया, उस दिन आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके आप प्रॉफिट बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर जो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कहीं से पता चलता है या कभी मुझे लोग फ़ोन करते हैं मुझे मेरा बिजनेस देख के कि सर ये बिजनेस मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ पर इसके अंदर बहुत सारी मार्केटिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ दो ही चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहला कि आप खुद का कोई प्रोडक्ट डिफाइन करें, सिग्नेचर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बिजनेस मॉडल को बहुत लो कॉस्ट के अंदर चालू कीजिए। जितना ज़्यादा लो कॉस्ट रखेंगे, पहले कहा कि ये इस एक टाइप का, आपने जैसे कहा इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्किल की ज़रूरत है, तो मुझे वही लगता है कि इसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप पहले इसकी ट्रेनिंग करके ट्रेडिंग सीखिए, खुद को उस ट्रेनिंग पीरियड में डालिए कि 6 महीने तक मैं सिर्फ यही काम करूंगा। 6 महीने के तक मैं सक्सेसफुल रहा तो 7वें महीने में मेरा यूनिट डालूंगा। इस टाइप के कुछ गोल्स लेके अगर कोई चलता है बनाना फाइबर की इंडस्ट्री में, तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक वो सक्सेस के बहुत करीब रहेगा। बहुत बढ़िया मेहुल जी, आप काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। गाइस, बिजनेस ओपन फॉर यू, यू कम डू वट एवर यू वांट, इट्स अ कमिंग अप, इट्स अ न्यू बिजनेस मॉडल। चैलेंज ऑफ कोर्स, सिंस इट इज़ अ न्यू बिजनेस मॉडल, चैलेंज रहेगा कि आप कैसे कस्टमर तक पहुँचें। जैसे पूर्वी जी ने भी बताया था कि कस्टमर ऑलरेडी वो जो आपने क्लाइंट है वो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो दे आर लिटिल रिलक्टेंट टू टेक द प्रोडक्ट एंड डू इट R&D एंड यूज़ इट। सर ये हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन में मेरा पहला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं दोनों से पूछूंगा। सो 1 by 1 मेहुल जी, पहले आपसे पूछता हूँ मैं। सर, कोई आपने ऐसा ड्रीम देखा हो कभी और जो ड्रीम फुलफिल हो गया हो आज आपके सामने? कोई जरूरी नहीं बिजनेस रिलेटेड, मे बी आपका पर्सनल लाइफ या कहीं से भी आप कोई कुछ भी कोट करना चाहें। मेरा बचपन से मैं एक चीज सोशली कनेक्टेड थे, और आज मैं बचपन से मैं भी सोचता था कि कोई ना कोई दिन आएगा कि मैं सोशली कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। आज बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक मैं मेरे प्रोफेशन के कारण और बिजनेस के कारण मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, लोगों को बिजनेस में लाने के लिए, बिजनेस में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ जो मेरी टीम है, खास करके पूर्वी, निकिता, धर्मेंद्र पाटिल सर, कुलदीप, तो इन सब लोगों की हेल्प से भी हम लोग यानी एक ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव पे काम करते हैं। जैसे मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्वी की आइडिया से हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती है कि हम लोगों को यानी लोगों तक पहुंच सके और किसी को हेल्प हम रेगुलर बेसिस पे कर सके। एट द सेम टाइम हम योगेश जी जैसे कस्टमर्स को, जो भी सुन रहा है या जो भी इंटरेस्टेड है, उन लोगों तक बहुत आराम से पहुंच भी सके, और हमारे वजह से हम किसी को कुछ गिफ्ट कर सके या दे सके एज अ जॉब। वो बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है जो मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ। जब भी मैं गांव में जाता हूँ, इन लोगों से मिलता हूँ, तो आई फील सो प्राउड कि मैं कोई एक ऐसे डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे सोशली जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, जो सिर्फ आपके मुंबई, पूना, इंदौर तक है, मुझे ऐसा लगता है मैं वो बुरहानपुर में भी ले जा चुका हूँ, और बुरहानपुर में नहीं, एक गाँव में ले जा चुका हूँ कि गाँव के जो महिला है
वो खुद उस काम में बिजी रहती है, यानी खाना बनाने के बाद उनको पता है कि 12 से 5 बजे तक यही काम करना। तो दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लेवल पे मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे सोसाइटी को भी मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, बिजनेस भी हो रहा है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ मैं ले चल रहा हूँ सोसाइटी को। नहीं सर, आपने कोई मतलब ये आपने सोचा था पहले, कभी आप सोचते थे कि मतलब जब ये सब कुछ नहीं हुआ था उस समय आप ऐसा ड्रीम करते थे कि यार मैं ऐसा करूंगा और वो हो गया, ये कहना चाह मैं रहे हैं आप? हमेशा से यही चीज सोचता था, मैं हमेशा से यही चीज सोचता था कि कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा या फिर फ्यूचर में ऐसा जरूर काम करूंगा जिससे लोगों को मैं कोरिलेट कर सकूं खुद से। अच्छा अच्छा, तो आप उसी तो तरीके आज के बिजनेस में हैं मतलब? जी जी, आज उस तरीके के बिजनेस में भी हूँ और लोगों को वैसे जोड़ भी पा रहा हूँ। जी, समझ गया सर। तो जी, आप मतलब जब कॉलेज के टाइम में या उसके पहले कभी आप इस टाइप का थॉट्स होंगे आपके मतलब? मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ करता था। वो वो उनके हिसाब से चैरिटी वगैरह करते थे, तो मुझे पता था कि मैं उस टाइम पे एक्चुअली उतना मैच्योर नहीं था कि मैं चैरिटी वगैरह कर सकूं, पर मेरी दिली इच्छा थी कि फ्यूचर में कुछ ऐसे काम करूं जिससे सोसाइटी को मैं मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। जी सर, जी समझ गया सर। मैं अभी समझ में आ रहा है पूरा। पूर्वी जी, आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ भी, मैं नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस बिजनेस, आप अपना कुछ भी जो आपने ड्रीम देखे हो और वो फुलफिल हुए, अगर आपको कुछ याद कर पाए आप। मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री, और थैंक्स टू मेहुल फॉर श्योर, मेहुल की विजन बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रांग है। हम लोग आज का सोचते हैं, बट देन मेहुल थिंक्स फॉर 5 to 10 years अहेड कि इसके बाद क्या होगा। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा करियर काफी अच्छा था, लेकिन फिर अगेन बीइंग अ लेडी, मदरहुड एंड देन दिस कोविड है से काफी गैप हो चुका था। बट देन ये कोविड के चलते हुए मेहुल ने कई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है खुद को प्रूव करने का। और ऐसा अभी ये ऐसा हो चुका है हर इंडस्ट्री में कि वर्क फ्रॉम होम आप उतना ही घर के साथ साथ दूसरी चीजों को इक्वली संभाल सकते हैं। So I'm very happy today after a long gap I'm back into a corporate world, and I really thank you Mehul a lot for this. Thank you so much. क्या क्या फ्यूचर प्लान है मेहुल जी आपका? आप कैसे देखते हैं 2 साल 5 साल में, क्या प्लान है आपका? अभी हमारा अभी हम जो हमारा भी मेन प्लान चल रहा है आज से 5 साल बाद का, वो इस तरीके का है कि हम एटलीस्ट बुरहानपुर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ बड़े स्टेट्स जो बनाना ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे आंध्र प्रदेश, उस टाइप के कुछ स्टेट्स के अंदर हमारे एक फ्रेंचाइजी लेवल सिस्टम पे काम करना, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग स्पेशल पर्पस मशीन्स पे भी काम कर रहे हैं, उस टाइप का कुछ बना के, जिस टाइप से आज हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन फ्रेंचाइजी इस टाइप के कुछ इनोवेटिव बिजनेस पे काम करें, ताकि जो काम आज हम सिर्फ बुरहानपुर के लेवल पे, जैनाबाद के गांव में, सुखपुरी के गांव में बेनिफिट दे रहे हैं, वो क्यों ना हम उसको मास लेवल पे ले जा पाए। सर ये तो बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा, अगर कोई आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहे या कोई आपसे एसोसिएट होना चाहे, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? कैसे वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, हम लोगों के अंदर यानी हम लोगों का जो बिजनेस फॉर्मेट है वो पूरा पूर्वी शाह देखती है, तो पूर्वी विल एक्सप्लेन यू फार बेटरली। पर इसके अंदर मैं एक चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ, जो हमेशा से मैं पूर्वी को बोलता हूँ कि ये बिजनेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जुड़े, समझे और उसके बाद ये चालू करें। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम भी चालू करने वाला है बहुत जल्द, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर के अंदर वी विल बी रेडी विद होल मॉड्यूल, कि जो 4-5 दिन का मॉड्यूल रहेगा, उसके अंदर 1 दिन मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें रहेगी। एंड इवन टुडे वी आर ऑल्सो ओपन फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू बी विद अस, कि जो सिर्फ प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हैं, उनके नाम से, हमारे नाम से, वो सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में पूर्वी ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। पूर्वी जी हाँ जी, जी योगेश जी, हम लोग का ये प्लान है
कि आज से 5 साल बाद, जैसे आपने कहा कि हम ये इंडस्ट्री कहाँ देखते हैं, मेहुल की तरफ से वी वांट टू एक्सपांड आवर प्रोडक्शन। हम हमारी फ्रेंचाइजी सब जगह, अलग अलग जगह पर चालू करना चाहते हैं जहाँ के फार्मर्स को भी बेनिफिट हो, और साथ ही साथ हमारा R&D इस तरह से हम बनाना चाहते हैं कि बनाना फाइबर भी बन सके, फाइबर से फैब्रिक तक भी हम बनाना को पहुंचाना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारा R&D अभी चल रहा है कि जहां पर आप 60% बनाना फाइबर, 40% कॉटन के साथ साथ आप उसके कपड़े भी मार्केट में आप देखेंगे जरूर जल्द ही। तो कैसे और कोई आपसे कनेक्ट हो सकता है, मतलब क्या प्रोसीजर है आपसे जी, कनेक्ट होने का? मैं आपको, हमारा मेल आईडी भी है, हमारा वेबसाइट भी बहुत जल्द मार्केट में भी आ जाएगा। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, और तुरंत कुछ दिनों में हमारा वेबसाइट भी आ जाएगा। तो जिसको हमारा प्रोडक्ट्स लेना है, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग करनी है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी और सब डिटेल्स आ जाएगा। और हमारी वेबसाइट भी आपको अभी वीडियो के बाद हम दे देंगे, ताकि आप इंटरव्यू के अंदर आप वहाँ डाल सके वीडियो जी में। जी। चलिए सर, ये अब हमारा इंटरव्यू के हम लास्ट दौर में हैं, और बस मैं अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आप दोनों से क्वेश्चन है, आप सर कुछ भी बोलना चाहें टू व्यूअर्स हु इज लिसनिंग यू, और our upcoming generation who is looking you as a role model. आप कुछ भी बोलना चाहें सर, over to you, both of you, one by one, and then this is my second last question. पूर्वी। जी मेहुल जी, बिल्कुल। मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहूंगी कि जितना सुनने में इजी लगता है उतना वाकई में है, अगर आपका होमवर्क आपने बराबर किया हो तो। सिर्फ कि मेरे आजू बाजू बहुत ज्यादा बनाना चीज है, उससे काम नहीं होता है। आपको जगह, मशीनरी की कॉस्ट, फंडिंग, सब चीज के बारे में थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। एंड वी आर ऑलवेज देयर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी फ्रेंचाइजी के लिए ढूंढ रहे हैं, एंड देन यू पीपल कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस। जी जी पूर्वी जी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ मेहुल जी ने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए क्रिएट किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जैसा कि बता रहे हैं कि वो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग देंगे। 4-5 डेज का ट्रेनिंग है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसके बाद आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाएगी। और अगर आप इस टाइप का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से सर कोई और बिजनेस आइडिया आप शेयर करना चाहें जो आपको लगता हो कि वो भी इनोवेटिव हो सकता है, या उसकी भी मार्केट हो सकती है अपकमिंग टाइम में? आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट होगा, यानी जो नेक्स्ट बिल गेट्स होगा, वो डेफिनेटली आईटी से तो नहीं होगा। और उसी तरह से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब आ चुकी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस पर्सन फ्रॉम द रूरल इंडिया, आई वुड से जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आज भी, अभी भी रूरल इंडिया में है। और जैसे मेरा एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर मैंने बनाना को यूज़ करके ये सारी चीज़ें की है, वैसे ही आपके पास भी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ बनाना पे ही काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके आसपास में क्या है और आपका नज़रिया क्या है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं मेरा नज़रिया बदलूं तो क्या पता वो प्रॉब्लम शायद योगेश जी के लिए प्रॉब्लम हो और मेरे लिए बिजनेस हो। तो मुझे ये हमेशा से लगता है कि जो रूरल इंडिया में रहते हैं उन्हें अर्बन जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रूरल इंडिया से ही बहुत सारे बिजनेसेस बना सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बस 1 मिनट लूँगा आपका आखिरी, और एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम्स है वो खुद रूरल इंडिया से रेलिवेंट बिजनेसेस करते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे कुछ आईटी के प्रोफेशनल्स ने अपना बिजनेस छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के उन्होंने एक बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस क्या था? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ से वो सब्जी लेते थे, शाम तक सिटी में डिलीवर करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस बनाना फाइबर का हो, बिजनेस कुछ भी छोटा मोटा ट्रेडिंग का हो, सिर्फ तौर तरीका बदलना है और देखने का नज़रिया बदलना है। और क्या पता कि आज जो मुझे कोई सुन रहा हो, मैं उसको इंस्पायर कर रहा हूँ, तो ये मैं भाग्यशाली समझता हूँ खुद को इस बात के लिए।
पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे आसपास में ही है, शायद उसे सिर्फ हमें अनलीश करना है बस, और एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाएगा। समझ गया मेहुल जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जानकारी से डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। और देखिए मेहुल जी ने जो लास्ट के शब्द बोले हैं आप उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए वो क्या बोल रहे हैं। वो मेहुल जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपके आसपास ही सब कुछ है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके आसपास बनाना स्टेम हो, बनाना नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई और चीज़ होगी, वो आप देखिए। जो हो सकता है किसी के लिए प्रॉब्लम हो वो आपके लिए बिजनेस हो सकता है, और वो बिजनेस ऐसा हो सकता है जो जो नया डेवलप हो रहा हो, लाइक जैसे बनाना स्टेम का मेहुल जी ने बताया वो नया डेवलप हो रहा है, एंटायर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अभी मेहुल जी ने जो बताया वो सिर्फ वो एक दो जॉब और पैसा और सिर्फ यहाँ तक लिमिटेशन नहीं है, वो एंटायर पूरे गांव के गांव उससे एसोसिएट हो रहे हैं, उससे एडवांटेज ले रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मेहुल जी, आपने सारी जानकारी बहुत अच्छे से शेयर की। मैं तहे दिल से आप दोनों का, पूर्वी जी का और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने काफ़ी जानकारी दी। तो मेरी तरफ से धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद थैंक यू योगेश जी वेरी मच। आपका भी। जी थैंक यू।